Students, today we are going to do the part 2 of Colligative property. आज हम Colligative property part 2 जो कि हमारा +2 का ही सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, +2 केमिस्ट्री का है और पार्ट 2 हम Colligative प्रॉपर्टी कर रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ द Colligative प्रॉपर्टीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी। तो उससे पहले कि मैं पार्ट 2 डिस्कस करूं, पार्ट 1 के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। जो हमने पढ़ा था उसका जस्ट रीकैप लेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक तो हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कि वो नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। और फिर हमने बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो कितने तरह की हैं। हमारे पास 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने फर्स्ट जो है इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। और अब हमने कौन सा डिस्कस करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने कौन सा डिस्कस करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आज हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 2 में आज। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन some things already from this portion. So I have told you already relative loading and vapor pressure, ठीक है, और उसके साथ इक्वेशन भी बताई थी। फिर न्यूमेरिकल भी हमने इसके रिलेटेड किया था और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी किया था हमने, और उसके साथ रिलेटेड जो है वो इक्वेशंस बताई थी। फिर हमने न्यूमेरिकल भी किया था। तो उसके बाद मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द इक्वेशन, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है स्टूडेंट। सो आज हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले डिप्रेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि वो टेम्परेचर होता है एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड दोनों सब्सटेंस है हैव द सेम वेपर प्रेशर। जब सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट हैं और दोनों स्टेट्स का वेपर प्रेशर जब सेम हो जाए तो तब उस समय जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट देखो, एक तो हम प्योर सॉल्वेंट का ले लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो मान लो कि एक साइड हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। सो दीज आर ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आई एम शोइंग टू यू, बट आई हैव अनदर बिक। इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारा, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल भी प्रेजेंट है। सो सॉल्यूशन कौन सा हुआ, ये अब हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन ये पहले वाला क्या था हमारे पास, जस्ट जो पहले वाला था ये अकेला हमारे पास सॉल्यूट था, प्योर सॉल्यूट, ठीक है। प्योर सॉल्यूट नहीं, प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। सो इसको सॉल्यूट नहीं बोल सकते, हम सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट की ही बात हम पहले भी करते आए हैं, तो प्योर सॉल्वेंट ही बोलेंगे। सो प्योर सॉल्वेंट है और ये हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो हम देख लेते हैं कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू दिस फ्रीजिंग पॉइंट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है प्योर सॉल्वेंट का वो हाई होता है, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो लोअर होता है। सो ये क्या होगा, लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है जो वो हमारे पास लो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर का वो हाई होगा। कहने का मतलब है जब हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे, सॉल्यूट कौन सा ऐड करना है हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है जो वो कम हो जाएगा। सो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में, तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो वो लो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें
जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में की थी। फॉर एग्जांपल डेल्टा टी एफ, यहाँ हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ जो है किसके इक्वल है, हमारा टी नॉट माइनस टी एफ। सो कुछ बुक में टी एफ भी लिखा है, अगर एफ़ नहीं लिखते तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ एफ़ कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता। तो मैंने जो अभी इक्वेशन बताई उसमें एफ़ तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ एक बुक में एफ़ लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ ये है प्योर का, दिस इज़ अ प्योर। तो प्योर का जो है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट हाई है, इसलिए हमने इसको पहले लिखा, ठीक है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट लो है, इसलिए हमने फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है जो वो सॉल्यूशन का है, तो इसको हमने बाद में लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका है, प्योर का। सो प्योर माइनस सॉल्यूशन, जो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का है वो क्या है, हमारे पास हाई है, जो सॉल्यूशन का है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट लो है, ठीक है। तो हम पहले भी हमने ऐसे किया था, लेकिन वहाँ हमने वर्ड एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट यूज़ किया था। वहाँ हमारे पास जो इक्वेशन थी वो प्योर में से हमने सॉल्यूशन को माइनस किया था, लेकिन यहाँ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, प्योर में से सॉल्यूशन वाले को माइनस कर रहे हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकल करते समय ये गलतियाँ कर देते हैं कि वैसे ही बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि इक्वेशन ऑलमोस्ट इसकी सेम होती है। सो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेल्टा टी एफ है, सो दिस इज़ डेल्टा टी एफ इज़ कॉल्ड, हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, हमारा के एफ। के एफ क्या है हमारे पास, अबिलियस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है हमारे पास। तो एम का मतलब है मोलैलिटी, ठीक है। एम का क्या मतलब है, स्मॉल एम है, मोलैलिटी है, ठीक है ये। सो ये डेल्टा टी एफ कब हमारे पास के एफ के इक्वल होगा, के एफ के तब इक्वल होगा जब हमारे पास एम की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। जब हमारे पास एम की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, कहने का मतलब है कि हम ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें 1 मोल प्रेजेंट हो, 1 मोल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो 1 मोलल सॉल्यूशन की जो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो के एफ के इक्वल होगा, डैट विल बी आवर अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें देखो डेल्टा टी एफ, डेल्टा नॉट टी एफ इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड टी, मैंने यहाँ टी एफ नहीं लिखा, लेकिन टी भी हो सकता है यहाँ, तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। तो आप टी की जगह टी एफ भी लिख दो तो नो प्रॉब्लम, कुछ एक बुक में टी एफ लिखा हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। सो ये था हमारे पास इसका पॉइंट्स। तो इक्वेशन देख लें, इक्वेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डेल्टा टी एफ हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग है, के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो एम इज़ द मोलैलिटी। तो अगर मैंने पहले ही बताया कि अगर यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब है कि एम की वैल्यू वो जो है वो 1 के इक्वल हो, तो डेल्टा टी एफ बिकम इक्वल टू द के एफ, ठीक है। और यूनिट भी देख लें इसके साथ में, यूनिट क्या होंगी, केल्विन, किलोग्राम पर मोल, ये इसके यूनिट है, ठीक है, या फिर केल्विन पर मोलल भी इसको बोल दिया जाता है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कि कैलकुलेशन कैसे की जाए, ये कैसे यूज़ होता है हमारे लिए मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का। सो m2 मैंने ऑलरेडी बताया था कि m2 हमारे पास क्या होता है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, के एफ हमें पता है कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, W पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मास है, याद रखना, सॉल्वेंट मास, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये 1000 लगा हुआ है क्योंकि हम 1 लीटर सॉल्यूशन की ही बात, ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो
1 किलोग्राम है, जो 1 किलोग्राम इसलिए 1000 लगाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन दो इक्वेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड टू फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास जो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल करने से पहले एप्लीकेशन कर लेते हैं। एप्लीकेशंस का क्या मतलब है कि यह कहाँ यूज़ होता है। तो डिप्रेशन एप्लीकेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमारा एंटी फ्रीज सोल्यूशन में होता है। एंटी फ्रीज सोल्यूशन कौन से होते हैं? वो वाले सोल्यूशन जिनमें के जैसे सोल्यूशन के फ्रीज़ बहुत जल्दी कर जाते हैं। ऐसे कुछ ऐसे हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं जो बहुत जल्दी ही फ्रीज़ कर जाते हैं, उनको उनकी फ्रीजिंग को रोकने के लिए, ताकि वो फ्रीज़ ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ठंडे कंट्री हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ बहुत जल्दी बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, तो उनके कार के रेडिएटर जाम हो जाते हैं। कार के रेडिएटर क्या हो जाते हैं? जाम हो जाते हैं। तो वो हमारे पास एक पार्टिकुलर एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकोल की। किसकी? इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल एक कॉमन एंटी फ्रीज़ है जो कि उसको जमने नहीं देता। कार के रेडिएटर में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें जम जाने के कारण जो मटेरियल है उसमें रेडिएटर्स में जो मटेरियल है वो जम जाता है। तो उसको जमने से बचाने के लिए कि वो जम ना जाए, तो इसलिए उसमें जो इथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया जाता है एज ए एंटी फ्रीज़। मतलब एंटी फ्रीज़ का क्या मतलब होता है? फ्रीज़ हो जाना। एंटी का मतलब है कि उस फ्रीजिंग को रोकता है। तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा है? उसके बॉइलिंग पॉइंट उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर रहा है, वो जल्दी फ्रीज़ नहीं करेगा फिर। ठीक है, और दूसरी एप्लीकेशन क्या है? टू रिमूव स्नो फ्रॉम द रोड्स। जो स्नो है वो हमारे पास एज अ सॉल्वेंट है। तो जब हम उसमें नमक डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो जल्दी जो है वो फ्रीज़ नहीं करती है। तो वो ज़्यादा जल्दी फ्रीज़ नहीं करती है। जो स्नो के ऊपर स्नो को हटाने के लिए क्या होता है? तो वो मेल्ट कर जाती है थोड़ी। ठीक है, तो स्नो में नमक डाल देते हैं, तो नमक डालने से क्या हो जाता है? स्नो जो है वो रोड से हट जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल में हमें पूछा गया है कि हमने M2 निकालना है। M2 क्या है हमारे पास? M2 क्या है? मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो हमारे पास बताया क्या है कि 15 ग्राम ऑफ अननोन कोई मटेरियल है जो कि 450 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है। तो 15 ग्राम जो हमें दिया गया है दैट इज़ अ W2 वैल्यू। ठीक है, और जो W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास 450 है। सो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेज एट -0.34 डिग्री सेल्सियस। रिजल्टिंग सोल्यूशन मतलब कि हमारे पास जो दिया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है? 0.34 केल्विन, क्योंकि हमने डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर लिया? उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो इसमें यूज़ होगा यूनिट है वो केल्विन किलोग्राम पर मोल यूज़ होगा, इसलिए हमने इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया। सो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको गिवन ही होगी। एग्जांपल किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ऐसा आएगा KF की वैल्यू फॉर वाटर इज़ गिवन 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल दी गई है। तो सभी की सभी वैल्यू जो इसमें फिल कर दो, सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, देन यू कैन फाइंड द M2 वैल्यू, molecular mass of solute. Okay students, so this was about the freezing depression in freezing point and its application, numerical and its detail. ओके स्टूडेंट्स, और फोर्थ जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।